धन्यवाद सर। सबको जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आए जो भी आज यहाँ पे आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, और बुद्धिस्ट समन्वय कीर्ति समिति जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन करा है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी वजह से आज हमको यहाँ पे बात करने का और मिलने का आप लोगों से मौका मिला। EWS पे बात करने से पहले सबसे पहले, क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आपको शुरुआत करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर, बुद्धिज़्म और भारत का संविधान, इससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने बात की। 3 अक्टूबर 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है वो आप 3 शब्दों में देख सकते हो। वो 3 शब्द थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। फिर बाबा साहब से जब पूछा गया कि ये जो 3 प्रिंसिपल हैं ये आपने कहाँ से लिए, आपको ये कहाँ से मिले, क्या आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले या आपको किसी बाहर किसी देश से मिले, तो उसने बाबा साहब ने बोला कि ये जो 3 प्रिंसिपल हैं, जिन 3 प्रिंसिपल के बेस पे हमारा पूरा संविधान बना है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों प्रिंसिपल आई हैव गॉट इट फ्रॉम माई मास्टर द बुद्धा। मेरे को बुद्ध से ये 3 मिले हैं, मेरे को धर्म से ये 3 मिले हैं, मेरे को ना पॉलिटिकल साइंस से ये 3 प्रिंसिपल मिले, ना ही मेरे को किसी फॉरेन कंट्री या फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये 3 मेरे को प्रिंसिपल मिले। 28 अक्टूबर 1954 को बाबा साहब एक स्टूडेंट पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेसी है या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या ये भारत में नहीं है। 1951 में उन्होंने भाषण दिया था, 28 अक्टूबर को। उन्होंने क्या किया, क्या ये भारत में नहीं है, क्या ये भारत आज़ादी के बाद हमको पहली बार ये मिल रही है जो डेमोक्रेसी है या जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बाबा साहब ने बोला नहीं, आप देखो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म में भी सुक्तास ऑफ महापरिनिब्बाण में आपको मिलेगी। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो वो कुशीनारा में थे। कुशीनारा में जब वो थे तो उन्होंने मल्लास था, वो 16 बड़े किंगडम थे उस टाइम पे, उसमें से एक किंगडम था मल्ला, उसी का कैपिटल कुशीनारा था। तो उन्होंने मल्ला में मैसेज भिजवाया कि पता लगा उन लोगों को कि उनको मृत्यु हो रही है बुद्धा की। तो वहाँ से भी वहाँ पार्लियामेंट चल रही थी, तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला पहले हम पार्लियामेंट खत्म करेंगे फिर हम बुद्धा के पास जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आज हमारे देश में चल रहा है, इसकी शुरुआत जो है वो बुद्धिज़्म से ही हो गई थी। मैं इसको आगे जाके EWS से भी रिलेट करूँगा, लेकिन थोड़ा बाद में। और उन्होंने इस बात से बोला, तो अगर आप इसको पूरा समझे तो जो हमारा संविधान है हमको 2 चीज़ें देता है। वो हमको राइट्स देता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और वो हमको एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देता है कि इस देश में गवर्नमेंट कैसे चलेगी, डेमोक्रेसी चलेगी। दोनों ही चीज़ें जो हैं बाबा साहब को कहाँ से मिली, बुद्धिज़्म से मिली। अब इसी के बाद 2 मई 1951 को दिल्ली में एक प्रोग्राम था जहाँ पे जो बर्मीज एम्बेसडर थे इंडिया के वो चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ पे बाबा साहब को जब दिल्ली में स्पीच देने का मौका मिला, उन्होंने बोला कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है इसके बाद से अब बुद्धिज़्म का, उन्होंने बोला धीरे धीरे करके फिर से रिसरेक्शन हो रहा है, फिर से उसका रिवाइवल हो रहा है। कैसे, उन्होंने बोला कि जैसे अशोक चक्र है वो बुद्धिज़्म से लिया गया है, जो 3 लायन है जो हमारे नेशनल सीन में लाते हैं ये बुद्धिज़्म से ली गई है, और जो पहले प्रेसिडेंट का जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, जब ओथ हुई थी, तो जो उस राष्ट्रपति भवन जहाँ पे वो ओथ हुई थी वहाँ पे जो इकलौती जो मूर्ति थी, जो इकलौती वहाँ पेंटिंग थी, वो भी बुद्धा की थी। ये बाबा साहब ने हमको बताया। और उन्होंने ये कहा कि जो शूद्र लोग हैं अगर उनको अपने हक और अधिकार चाहिए वो तब तक नहीं मिल सकते जब तक जो शूद्र हैं वो बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। ये उन्होंने कहा था। बाबा साहब ने जिंदगी में किसी के सामने सर नहीं झुकाया, बस एक बुद्ध के सामने सर झुकाया, और उन्होंने नागपुर में जाके बुद्धिज़्म लिया, जैसे आपको सबको पता है। और नागपुर में ही जाके कि उन्होंने बुद्धिज़्म क्यों लिया, उसका कारण ये था, जो नागपुर था, नागपुर का मतलब वहाँ पे बाबा साहब ने लिखा कि नागा रहते थे वहाँ पे। नागा मतलब जो नागा रेस के लोग थे जो बुद्धिस्ट थे वो नागपुर में रहते थे, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जाके नागपुर में ही दीक्षा ली। और जैसा कि आप बहुत लोग जानते होंगे 16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब यहीं पे थे चंद्रपुर में, और उनके दोस्त थे राजा बाऊ खोबरागढ़े। उन्होंने 3 लोगों के साथ यहाँ पे भी बुद्धिज़्म में लोगों का कन्वर्जन कराया था। और जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ राजबाऊ खोबरागढ़े, ये उनकी पार्टी से भी 1937 में सेंट्रल प्रोविंस का चुनाव भी लड़ चुके थे। अब मैं एक संविधान का आपके सामने एक आर्टिकल रखता हूँ। आर्टिकल 51A जो हमारे संविधान का है वो कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी का होगी, उसका क्लॉज H कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, साइंस के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर चीज़ को डेवलप करना, ये जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है।
और ये 42nd अमेंडमेंट से 1976 में हमारे संविधान में आई। और बुद्धा ने भी यही कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना आप मेरे को भगवान मानो, मैं आपको एक मार्ग दिखा सकता हूं, उस मार्ग पे आप ही को चलना है। ये भी बुद्धा की बहुत साइंटिफिक फिलॉसफी थी। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि a modern man who knows science must have a religion. The only religion he can have is the religion of Buddha. अगर कोई भी बंदा साइंटिफिक प्रिंसिपल मानता है तो वो सिर्फ एक रिलीजन फॉलो कर सकता है, जो कि है रिलीजन ऑफ बुद्धा। यहाँ पे मैं अपना जो फर्स्ट पार्ट है स्पीच का, जो मैंने संविधान को कैसे बुद्धिज्म से कैसे इन्फ्लुएंस करा, उसको खत्म करता हूँ। अब मैं अपने स्पीच के दूसरे और जो मेन पार्ट जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं उस पे मैं आपके सामने रखता हूँ, जो है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर मैं बोलूँगा सवर्णों के लिए जो आरक्षण है वो क्या है। देखिए 103वां जो संवैधानिक संशोधन था 2019 में ये आया, इसने हमारे संविधान में 2 नए क्लॉज ऐड करे, 2 नए प्रोविजन ऐड करे, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 में उन्होंने कहा कि जो अब तक किसी भी रिजर्वेशन के जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, मतलब जो कि SC ST OBC नहीं है, उनको वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलेगा। तो SC ST OBC में जो नहीं है वो कौन है, वो स्वर्ण है। तो स्वर्णों को इस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन दी एजुकेशन में आर्टिकल 15 के अंदर। फिर वो गए आर्टिकल 16 में, सेम डेफिनेशन उन्होंने रखी, जो SC ST OBC नहीं है उनको वो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देंगे। अब समझने की बात ये है कि उन्होंने ये क्यों लिखा कि SC ST OBC जो नहीं है हम उनको दे रहे हैं, वो सीधा क्यों नहीं स्वर्ण लिख पाते। वो सीधा स्वर्ण इसलिए नहीं लिखा उन्होंने क्योंकि इस जो देश का मूल्यवासी बहुजन समाज है, जो कि 85% है, जो कि मेजॉरिटी है, वो SC ST OBC से आता हो। तो अगर वो सीधा स्वर्ण लिख देते तो शायद वहाँ पे क्लैश हो जाता, शायद लोगों को, इसलिए लोगों को शायद उन लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इसलिए इस तरीके की डेफिनेशन लिखी कि सीधा पता ना लगे कि हम स्वर्णों को आरक्षण दे रहे हैं। और उसका नाम क्या रखा, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब अगर ये EWS आरक्षण होता तो इसमें तो EWS में तो मेजॉरिटी जो लोग इस देश के पुअर हैं वो तो SC ST OBC से हैं। तो EWS होता अगर ये आरक्षण तो SC ST OBC को भी इसमें अलाउड होता, लेकिन इसमें अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये EWS आरक्षण नहीं है। सबसे पहली बात, ये स्वर्णों के लिए आरक्षण है। तो अब आगे बढ़ते हुए एक बात मैं आपको जो लॉ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल है वो बताऊं कि अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ लेके आता है, अगर पार्लियामेंट कोई भी एक जैसे सिटीजनशिप एक्ट लेके आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आता है, इतने हजारों एक्ट है जो लेके आता है, उनकी जब कोर्ट में वो चैलेंज होते हैं तो आपको ये बताना होता है कि वो संविधान के कौन से पार्ट के खिलाफ है। जैसे क्या वो इक्वालिटी के खिलाफ है, क्या वो बंधुत्वता, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ता है कि संविधान के वो कैसे खिलाफ है। पर जब संविधान में ही संशोधन हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ, जब संविधान में उन्होंने नया ऐड कर दिया, तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका जो टेस्ट होगा, वो आपको कैसे पता लगेगा, उसको कोर्ट कैसे देखेगी। तो उसको कोर्ट देखना पड़ेगा कोर्ट को कि क्या वो जो नया प्रोविजन संविधान में ऐड हुआ है, क्या उससे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक फीचर है, क्या वो बदले हैं, या जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो बदला है या नहीं बदला। अगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला है तो इसका मतलब जो संवैधानिक संशोधन हो रहा है वो भी कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती के केस में बोला था। केशवानंदा भारती जो है 13 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, आज तक की सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में सबसे बड़ी जजों की बेंच केशवानंदा भारती के केस में थी। तो केशवानंदा भारती में बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 5 जो चीजें हैं वो मेन है, 5 जो पार्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऐसी चीजें हैं जो आप अमेंडमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, आप उनको बदल ही नहीं सकते। वो क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला संविधान सबसे ऊपर होगा। दूसरा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। तीसरा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। चौथा सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, सारे अलग अलग है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे ये। और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो डिवाइड हुई है पावर, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जानना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये 5 चीजें उन्होंने बोली जिसमें आपको गौर करना है। डेमोक्रेसी भी जो है वो हमारे जो संविधान का बेसिक पार्ट है, मतलब कोई भी अगर अमेंडमेंट आता है संविधान में तो डेमोक्रेसी को नहीं बदल सकता। अब ये बात बहुत समझना जरूरी है कि एक प्रोविजन है मनुस्मृति में, चैप्टर 10 प्रोविजन नंबर 129, वो कहता है शोत अपि अहि शूद्राण न कारण धनसचे शूद्र ही धड़म असाद ब्राह्मण ए बाधते।
ये कहता है चैप्टर 10 129, संस्कृत मेरी वीक है, नो कलेक्शन ऑफ वेल्थ मस्ट बी मेड बाय शूद्रा इवन दो ही मे बी एबल टू डू सो, फॉर अ शूद्रा हु हैज अक्वायर्ड वेल्थ गिव्स पेन टू द ब्राह्मण्स। ये कहता है चैप्टर 10 मनुस्मृति का। सिमिलरली जो चैप्टर 4 प्रोविजन 78 to 81 कहता है कि जो शूद्रा है उसको, जो शूद्र है उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो आप एक बार समझिए मनुस्मृति क्या कर रही है। मनुस्मृति जो शूद्र है, मतलब जो पहले से पिछड़े हैं, उनको एजुकेशन नहीं दे रही और उनको वेल्थ नहीं दे रही, मतलब उनको और पीछे लेके जा रही है। और संविधान ने क्या करा? संविधान ने करा जो पिछड़े वर्ग थे उनको प्रतिनिधित्व दिया कि आप भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आइए आप। तो अब लेकिन अब आप समझिए इसको बैकग्राउंड में लेके कि ईडब्ल्यूएस ने क्या करा। एक जो शोषित समाज था, जो वंचित समाज था, उसको हटा दिया, उसको बोला आप पीछे आओ। और जो एक ऑलरेडी जो जिनको बेनिफिट मिल रहा था, जो ऑलरेडी कास्ट सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, उनको बोल दिया कि आपको रिजर्वेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो ईडब्ल्यूएस है वही आज के डेट में मनुस्मृति है, क्योंकि वो एक जो पहले से पिछड़े हैं उनको और पिछड़े लेके जा रहा है और जो आगे हैं उनको और आगे ले जाने की बात कर रहा है। यही मनुस्मृति ने करा था और यही ईडब्ल्यूएस ने करा है। अब मैंने आपको बोला कि कोई भी हो, संविधान ने क्या करा, संविधान का स्ट्रक्चर क्या है। संविधान का स्ट्रक्चर आपको 4 जो प्रोविजन है संविधान के उनसे मिल जाएगा। आर्टिकल 14 जो संविधान का कहता है सब बराबर है। आर्टिकल 15 जो कहता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होगी। 16 कहता है कि जो है लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए, SC ST OBCs के लिए एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होगी। और आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स अबॉलिश करता है। तो ये जो 4-5 आर्टिकल अगर आप साथ समझेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी में कास्ट रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अनटचेबिलिटी किसने फेस करी? SC ST OBC के लोगों ने अनटचेबिलिटी फेस करी। टाइटल्स किसको मिले? SC ST OBC के लोगों को तो टाइटल्स पहले मिले नहीं। इन सबको खत्म करा संविधान ने। और तो इसका मतलब कि संविधान क्या लाना चाहता था? सोशल रेवोल्यूशन। और इसका मतलब कि जो संविधान है, रिजर्वेशन है, वो आपको प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका है। वो गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, वो पैसे देने का आंदोलन नहीं है। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन आपको एक तरीके का प्रतिनिधित्व देने का आंदोलन है। अब आप रिजर्वेशन दे सकते हो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे। आप कब दे सकते हो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन? जब जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, अगर वो इकोनॉमिक ग्राउंड पे है तो आप इकोनॉमिक ग्राउंड पे रिजर्वेशन दे सकते हो। पर क्या आज की डेट में भेदभाव जो है वो इकोनॉमिक ग्राउंड पे है? अगर इकोनॉमिक ग्राउंड पे भेदभाव होती तो क्या एक राष्ट्रपति को, जो सिटिंग राष्ट्रपति है, क्या उसको मंदिर में जाने से ऑब्स्ट्रक्शन फेस करनी पड़ती? अगर भेदभाव हो तो राष्ट्रपति की सैलरी तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगर क्या एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका अप्पा बाव हिंगोले, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे एक हाई कोर्ट का जो जज था, जो एक पिछड़ी जाति से आता था, उसको जहाँ जब उसकी ट्रांसफर हुई एक और दूसरी जगह, तो उस हाई कोर्ट के जज को वहाँ पे घर ना मिलने की वजह से अब दूसरी जगह पे ट्रांसफर करानी पड़ी जहाँ के उसका अपना घर था। क्या हाई कोर्ट का जज कोई गरीब होता है? एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का, जब वो एक मूर्ति को, जब उसकी इनॉग्रेशन करने जाता है तो वहां पे उसके बाद उस मूर्ति को पवित्र करा जाता है। तो क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट, क्या ये गरीब है? मेरे हिसाब से गरीब तो किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं है, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में जो हमारा समाज है, इसमें भेदभाव किस आधार पे है? भेदभाव सामाजिक आधार पे है, कास्ट के बेस पे है। तो जब भेदभाव कास्ट के बेस पे है तो आप उसमें आर्थिक आधार पे आरक्षण कैसे दे सकते हो? जिस चीज के ऊपर भेदभाव ही नहीं है तो उस चीज पे आप, उस चीज के लिए आप आरक्षण कैसे दे सकते हो? अब मैं आपको एक और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एक और पहलू भी बताता हूँ। एक रिसर्च हुई थी, सुखदेव थराट और KS न्यूमैन के, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने एक रिसर्च करी। इन्होंने क्या करा कि देखा बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं अखबार में। इन्होंने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज छाटी। उस जॉब अपॉर्चुनिटी में क्या करा, उन्होंने कुछ ऐसे नाम जो लोअर कास्ट सरनेम के वाले नाम, इक्वली कुछ हायर कास्ट सरनेम के नाम से उन्होंने एप्लीकेशन करी, और कुछ उन्होंने लोअर कास्ट के जो सरनेम है, नाम है, उनके नाम से एप्लीकेशन करी। लेकिन जो लोअर कास्ट थे और जो हायर कास्ट लोग थे, उन दोनों की जो क्वालिफिकेशन थी एग्जैक्टली सेम थी, मतलब दोनों इक्वल सिमिलर थे। उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे अपर कास्ट के लोगों को इंटरव्यू के लिए, जब उन्होंने बायोडाटा दिया तो इंटरव्यू के लिए जहाँ पे अपर कास्ट के 10 लोगों को बुलावा आया, सेम क्वालिफिकेशन पे लोअर कास्ट के 6 लोगों को बुलावा आया। अब ये तो उनको नहीं पता था कि वो गरीब है, अमीर है, क्या है क्या नहीं है।
सिर्फ तो ये हमको ये रिसर्च भी जो है सुखदेव थराट के.एस. न्यूमैन 2005 से 6 में हुई है, हमको क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जो देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो कास्ट के बेस पे है, वो उसके बेस पे नहीं है, आर्थिक आधार के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। अब मैं आगे बताता हूँ कि जो जिसको इस ईडब्ल्यूएस ने रिजर्वेशन दिया, ये तो पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेड थे। 1931 के कास्ट सेंसस के हिसाब से 17% जो स्वर्ण जाति है उनकी पॉपुलेशन 17% के आसपास है। उस 17 में से भी उन्होंने बहुत सारी बैकवर्ड क्लास की जातियों को गिन रखा है, तो अगर आप उनको हटाओगे तो 15 से भी कम उनकी पॉपुलेशन आएगी जो स्वर्ण जाति है। लेकिन जो उनका रिप्रेजेंटेशन है हर जगह पे, मैं आपको बताऊंगा भी स्टैटिस्टिक्स, वो उनकी पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है। तो 15%, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 12 साल हो गए थे ओबीसी की रिजर्वेशन को लागू हुए, लेकिन 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी सिंगल ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था। आगे अगर मैं बात करता हूं तो 2019 का डेटा है, 23 आईआईटी में जहां 6043 फैकल्टी थे, उसमें से सिर्फ 149 शेड्यूल कास्ट थे और शेड्यूल ट्राइब 21 थे, मतलब 3% फैकल्टी सिर्फ SC/ST के थे। जो टॉप 5 आईआईटी हैं उसमें 98% जो फैकल्टी है वो अपर कास्ट कम्युनिटी से आती है। और 20 साल होने के बावजूद मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ 12% है। और अगर आप मीडिया देखेंगे तो मीडिया के अंदर 90% जो लीडरशिप पोजीशंस है, ये न्यूज़ ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, 90% जो लीडरशिप पोजीशंस है मीडिया के अंदर वो अपर कास्ट ग्रुप्स के पास है। अगर आप जुडिशरी देखेंगे तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी जो जजेस हैं, जो SC/ST OBC के सिर्फ 15% जज हैं जो कि जुडिशरी में है, तो 85% पॉपुलेशन लेकिन 15% जज। तो अगर SC/ST OBC का प्रतिनिधित्व कम है तो प्रतिनिधित्व ज्यादा किसका है? अपर कास्ट कम्युनिटीज का। और उसी को एक तो उनकी 15% पॉपुलेशन, 15-17 लगा लो, अगर आप 1931 के कास्ट सेंसस 17 भी अगर आप लगाओ तो पॉपुलेशन 17%, ऊपर से वो पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड, और उस 17 में से उन्होंने 10% उनको आरक्षण और दे दिया। अब आगे सोचने वाली बात यह है कि जो ओबीसी है उनकी पॉपुलेशन 52%, लेकिन उनको बोला कि आपको सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये जो है ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और एक आगे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में गरीब कौन है। इस देश में अगर सारे साहब ने भी इस बात पे बात करी, इस देश में गरीब असली में कौन है, क्या डाटा क्या है हमारे पास कि असली में गरीब कौन है। तो एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, उसने बोला कि अगर इस देश में 6 लोग गरीब हैं, अगर इस देश में 6 लोग गरीब हैं तो उसमें से जो 5 लोग हैं वो SC/ST OBC कम्युनिटी से आते हैं। तो जो गरीबी है वो तो ज्यादा SC/ST OBC में है, लेकिन जब EWS देने की बात आई तो उसी SC/ST OBC को हटा दिया गया और उस रिजर्वेशन का नाम EWS रखा गया। तो EWS तो उस रिजर्वेशन का नाम हो ही नहीं सकता। 15 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने एक चीज बोली थी, मैं एक बार उसको बोलूंगा कि अगर आपको असली में इस देश में रियल डेमोक्रेसी चाहिए, अगर आपको देश में डेमोक्रेसी चाहिए असली में, तो आपको 2 चीजें करनी है। 15 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने कहा था, पहला आपको जो डाउन ट्रॉडन है उसको उठाना है, और जो क्रिटिकल पोजीशंस है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है स्टेट की, उन लोगों को, जो SC/ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जो डाउन ट्रॉडन हैं, उन लोगों को आपको देना है। तो ये बाबा साहब का विजन था कि अगर आपको डेमोक्रेसी असली में स्थापित करनी है। और बाबा साहब का अगर आप लास्ट भाषण सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसमें वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब कि अगर किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन 50% है, 52% अगर किसी का पॉपुलेशन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी उतना होना चाहिए। किसी का 15% पॉपुलेशन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। इसको बाबा साहब ने नाम दिया सोशल डेमोक्रेसी। और बाबा साहब ने बोला कि बिना सोशल डेमोक्रेसी के, बिना प्रतिनिधित्व के आप एक डेमोक्रेसी बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए, लेकिन अब ये EWS ने क्या करा, EWS ने सोशल डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया और EWS ने रिप्रेजेंटेशन को भी खत्म कर दिया। और क्योंकि इसको खत्म करा तो इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करा। और अगर आप मेरी भाषण में, जो मैंने पहले आपको बताया था, केशवानंद भारती के केस में क्या बोला था कि आप डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते,
इस देश के संविधान से। ईडब्ल्यूएस के थ्रू उन लोगों ने इम्प्लाइडली डेमोक्रेसी को सीधी चोट पहुंचाई और उसको हटाने की पूरी कोशिश करी और हटा दिया। अब मैं एक और तरीके की डेमोक्रेसी की बात करना चाहता हूं आप लोगों के बीच, जिसका नाम है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव का मतलब बातचीत करना। अब फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट क्यों बने हैं? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा क्यों बनी है? कि कल को वहां पे कोई भी एक्ट आएगा, कोई भी स्कीम आएगी, तो उसमें आप लोगों ने जिन लोगों को चुन के भेजा है वो आप लोगों का मत वहां पे रखेंगे। पार्लियामेंट का काम ये था, यही काम था स्टेट विधानसभा का। लेकिन इस ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ, 8 जनवरी 2019 को ये लोकसभा के अंदर इसको क्या नाम है इंट्रोड्यूस करा जाता है और 8 जनवरी 2019 को ये पास हो जाता है। 9 जनवरी को राज्यसभा इसको पास कर देती है और 12 जनवरी को जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो इस पे मोहर लगा देते हैं और ये रिजर्वेशन लागू हो जाती है। तो अगर आप इसको समझो तो हमारे को जो ये तो एक तरीके से डेमोक्रेसी खत्म कर दी, क्योंकि अगर हमारे जो जिन प्रतिनिधित्व को जिन लोगों को वहाँ पे चुन के भेज रहे हैं, अगर उन लोगों को वहाँ बोलने का मौका ही नहीं मिला, अगर किसी ने कुछ बोला ही नहीं, चाहे वो एंटी डिफेक्शन के डर से नहीं बोला, चाहे वो टाइम ना होने की वजह से बोला, चाहे वो जिस स्पीड से वो इसको लेके आए, तो वो भी एक डेमोक्रेसी को सीधा तरीके का एक चोट पहुंची। और 18 मई 1949 को बाबा साहब ने बोला कि अगर आप किसी लेजिस्लेचर को बस रेवेन्यू लाने के लिए तुरंत उसको बुलाते हो और फिर उसको डिसमिस कर देते हो, बिना उनको उस लेजिस्लेचर को, उस पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को अपॉर्चुनिटी दिए डिस्कस करने की, तो आप जो है यू आर डूइंग ट्रेवेसिटी ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को बहुत बड़ा खतरा पहुंचा रहे हो, आप इस देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा उस हिसाब से आप पहुंचा रहे हो। तो बाबा साहब का भी यही मानना था कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका वहाँ पे डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। जो आप लोगों ने जिन लोगों को चुन के भेजा है वो उन लोगों का उस स्कीम पे क्या बोलना है उसका भी वहाँ पे मत रखना चाहिए। अब मैं अगले एस्पेक्ट पे आता हूँ कि इस देश में ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन क्या रखी। ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस वो है जिसकी फैमिली ग्रॉस इनकम 8 लाख रुपए से नीचे है, या फिर जिसके पास 5 एकड़ लैंड से कम है, 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं है, इस तरीके की 1-2 उन्होंने कंडीशन और लिखी। मतलब 8 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है इस देश में सालाना, फैमिली इनकम जिसकी है, वो उसको ये गरीब मान रहे हैं। लेकिन एक स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर को ये सबमिट हुई थी, और इसमें ये बोला गया कि जो 25,000 रुपये कमा रहा है इस देश में, 25,000 रुपये जो इस देश में कमा रहा है वो टॉप 10% में है। मतलब कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए पर एनम कमा रहा है वो इस देश के टॉप 10% पॉपुलेशन में आ रहा है कमाई के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब है, इसको एनालाइज करके एक इकोनॉमिस्ट है उनका उन्होंने अश्विनी देशपांडे, उन्होंने बोला कि जो ईडब्ल्यूएस है वो वैसे तो कह रहा है कि इस डेफिनेशन से वो लोगों को हटा रहा है कि 8 लाख की इनकम, लेकिन जो स्टैंडर्ड है इसमें 98% जो इंडिया है वो इसके अंदर फॉल करता है। तो एक तरीके से एक्सक्लूजन जो है, जो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे भी जो इन्होंने एक्सक्लूड करा है, वो बहुत ही मिनिमम है, ना के बराबर है। तो एक तरीके से ये इकोनॉमिक का तो है ही नहीं, जैसे कि मैंने जिस बात से शुरू करी थी कि सीधा और सीधा स्वर्ण आरक्षण है, जो कि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट भी हमको कहती है। अब मैं इसको बात को, हमारी बातचीत को ग्लोबल लेके जाना चाहता हूँ कि और देशों में इसके ऊपर क्या कहना है, वहाँ पे किस तरीके से, वहाँ पे क्या किसी और देश के अंदर कम कमाने वाले को, जो गरीब लोग हैं, क्या उनको भी अफर्मेटिव एक्शन या उनको भी प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन दी जाती है। तो प्रोफेसर ओवेन एम फिज हैं, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। येल यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, उसके अंदर ये पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको अफर्मेटिव एक्शन देना है, अगर आपको रिजर्वेशन देनी है, तो आप वहां के ब्लैक को दो, आप वहां के ब्लैक को दो, वहां के पुअर को नहीं। ब्लैक को क्यों दो? क्योंकि वो कहते हैं ब्लैक हैव लोअर कास्ट स्टेटस इन अमेरिका। जो ब्लैक लोग हैं उन्होंने स्लेवरी झेली है, जैसे हमारे SC ST OBC के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन झेली है, ऐसे ही ब्लैक लोगों ने स्लेवरी झेली है। इसलिए उनके शब्द हैं प्रोफेसर ओवेन एम फिज के कि ब्लैक पीपल हैव लोअर कास्ट स्टेटस इन अमेरिका, और इसलिए आप कास्ट स्टेटस के बेस पे अफर्मेटिव एक्शन दो। रिजर्वेशन जैसे हमारे यहाँ पे होती है, वहाँ पे उसका नाम अफर्मेटिव एक्शन होता है, उसको दो, आप उसको इकोनॉमिक ग्राउंड पे ना दो। ये उन्होंने ओवेन एम फिज ने कहा। अब उन्होंने ये कहा कि एक और प्रोफेसर थे विलियम ई फॉरबाथ, उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक ग्रुप है वो तो कोई ग्रुप ही नहीं है,
मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए सेट है इसकी लिमिट। तो 8 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहा हूँ और मेरे को 8 लाख रुपए की लिमिट के अंदर मैं फॉल कर रहा हूँ, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आ रहा हूँ, तो अगर मेरी लॉटरी लग गई 10 लाख रुपए की, तो मेरी तो क्लास ही खत्म, मैं ईडब्ल्यूएस रहूंगा ही नहीं। पर जो बंदा ब्लैक है या जो बंदा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, वो तो एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी ब्लैक ही रहेगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए। तो इसलिए वो एक परमानेंट ग्रुप है। आप एक ग्रुप को ही रिजर्वेशन दे सकते हो। जो इकोनॉमिक आधार बना है वो तो कोई ग्रुप ही नहीं है, फिक्स्ड ग्रुप ही नहीं है। इसलिए प्रोफेसर ये विलियम फॉरबाथ ने बोला, मैं आपको थोड़ा फॉरेन का भी बताना चाहता हूं कि बाहर के देशों में इस पे क्या सहमति है। ऐसे ही प्रोफेसर खैरा ब्रिजेस ने बोला कि जो प्रॉब्लम है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, अमेरिका की वो बात करते हैं, वो रेस के वजह से है। वहां पे ब्लैक रेस को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कास्ट को करते हैं। तो जब इनइक्वालिटी वहां पे रेस के वजह से है, तो इनइक्वालिटी खत्म भी रेस से होगी। अगर इंडिया में इनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस पे है, तो एक रिजर्वेशन कास्ट पे जब दोगे तभी खत्म होगी। ये उन्होंने ये बात कही। अब मैं आपको एक और बात इसी पे बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो पूरा जो जुडिशरी है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो हायर जज बेंच के डिसीजन होते हैं वो लोअर जज बेंच पे माननीय होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। मतलब कि अगर कोई बात 9 जजों की बेंच ने बोली है तो वो 5 जजों की बेंच पे बाइंडिंग होगी। ये जो ईडब्ल्यूएस की बेंच थी, ये 5 जजों की बेंच थी, 5 जज बैठे थे। लेकिन 9 जजों की बेंच इंदिरा साहनी के केस में 1992 में कह चुकी थी कि इकोनॉमिक आधार पे आप आरक्षण दे ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ना मानते हुए 5 जजों ने ही इकोनॉमिक आरक्षण हमको लागू कर दिया और दिया। अब मैं आपको एक और, सारे साहब ने बात करी थी, उस पर एक और आगे लेके जाऊंगा। 50% रूल, 50% रूल की 50% से ज्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। ये रूल, क्या ये रूल है? अगर आप ओरिजिनल संविधान पढ़ेंगे, जो सबसे पहला संविधान आया था, जो बाबा साहब ने लिखा था, जो हमारा जिस बिना अमेंडमेंट के जो संविधान था, उसके अंदर कोई 50% की लिमिटेशन नहीं थी रिजर्वेशन पे। ये 50% की लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने डाली 1963 के अंदर एमआर बालाजी के केस में। इसके अंदर 68% रिजर्वेशन हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एससी एसटी की रिजर्वेशन थी 68%, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप इसको 50% कर दो, 50% होनी चाहिए। टी देवदासन का केस आया। टी देवदासन के केस में क्या बोला कि जो एससी एसटी की सीटें भर्ती नहीं थी, उसको वो अगले साल में ट्रांसफर कर देते थे। तो जब वो उसको अगले साल में ट्रांसफर कर देते थे तो टोटल रिजर्वेशन अगले साल की बढ़ जाती थी। लोग उतने ही थे, पर जो पिछले साल में नहीं भरी तो अगले साल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो ट्रांसफर का सिस्टम है ये जो है ये गलत है, क्योंकि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। मराठा रिजर्वेशन की जो जजमेंट आई, 2021 की जजमेंट है ये, तो उसने क्या करा, मराठाओं को रिजर्वेशन दी। महाराष्ट्र के अंदर टोटल रिजर्वेशन 68% हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50% की जो लिमिट है उसको पार नहीं कर सकते, और मराठा की रिजर्वेशन को, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर का नाम है केस का, उसके अंदर मराठाओं की रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। पर 2022 में क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस की जजमेंट आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 50% की लिमिट है, ये जजमेंट में लिखा है, ये एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए है और किसी रिजर्वेशन के लिए नहीं है। अब अगर कोई रूल है, अब रूल तो रूल तब होगा ना जब हम पे भी वही लगे, उन पे भी वही लगे, तभी तो रूल है। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पे ज्यादा लग रही है या हम पे नहीं लग रही है, और उन पे लग रही है या उन पे लग रही है और हम पे नहीं लग रही, अगर कोई ऐसी चीज है जो ऐसा भेदभाव करती है, तो वो रूल थोड़ी है, वो तो डिस्क्रिमिनेशन है। वो तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो तो भेदभाव है कि उन पे वो लिमिट नहीं लगती और हम पे वो लिमिट। जब एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन देने की बात आएगी तो 50% लिमिट लगती है, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस या स्वर्ण आरक्षण की बात आएगी तो वहां वो लिमिट नहीं लगती। अगर जजमेंट में ये लिखा है तो फिर ये क्या है? क्या ये भेदभाव नहीं है? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आगे जाके मैं बस अपनी बात को कंक्लूड करता हूं इस बात से कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बात हमने करी, पर अब इसका समाधान क्या है? मेरे हिसाब से इसका समाधान तभी हो सकता है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे रिजर्वेशन लागू नहीं है वहाँ पे रिजर्वेशन लागू होएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 21% जो SC ST OBC के जज हैं, एक स्टडी में बताया गया था, और जो स्वर्ण
जो जातियों से आते हैं वो 79% हाई कोर्ट्स में जजेस हैं। तो जहाँ 85% जिसकी पॉपुलेशन, उसके 15-20% जज, जिसकी 15% पॉपुलेशन, 15-17% पॉपुलेशन, उनके 80% जज। तो जब तक ये जो बैलेंस है सोशल डेमोक्रेटिकली ये सही नहीं होगा, तब तक मेरे हिसाब से ये दिक्कतें हो सकती है। और इस पे अब इस एस्पेक्ट पे बाबा साहब का क्या कहना था आपको ये बताता हूँ। 1942 में बाबा साहब ने पार्टी बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को रिप्लेस करके पार्टी आई। इस पार्टी का, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक रेजोल्यूशन है जो कहता है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन जो अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद नंबर्स होने चाहिए, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये 1942 का रेजोल्यूशन है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। तो अब इसीलिए बाबा साहब ने 17 अगस्त 1952 को सिद्धार्थ कॉलेज में ये कहा था, इंस्टेड ऑफ हेलिंग माई नेम इट वुड बी सो मच बेटर दैट यू स्ट्रगल फॉर द थिंग्स दैट इन माई व्यू आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। मेरा नाम लेने से ज़्यादा आप उन चीज़ों के लिए संघर्ष करो जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। और यही आज हमको ये चीज़ सीखनी है, सोचनी है, क्योंकि जहाँ तक बाबा साहब की फ़ोटो लगाना है या उनका नाम लेना है, तो आज वो लगभग हर संगठन कर रहा है, चाहे वो बहुजन समाज, मूल निवासी समाज का हो या ना हो, हर संगठन वो कर रहा है। वो नाम भी बना रहे हैं, वो स्टैचू भी लगा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको उनके आइडिया नहीं बता रहे। वो ये नहीं बता रहे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन के लिए एक प्रस्ताव पास करा था कि जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो ये नहीं बता रहे कि कोलिजियम सिस्टम पे बाबा साहब का क्या कहना था। वो ये नहीं बता रहे कि प्रतिनिधित्व पे बाबा साहब का क्या कहना था। वो बस आपको बाबा साहब की फोटो और मूर्ति तक सीमित रखना चाहते हैं, और आप इसकी जो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ चल रही है, इसको आप समझे। अब आगे जाके एक और जो मैं आपके लोगों के बीच में बात छेड़ना चाहता हूँ, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो ये है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के 84 MP हैं लोकसभा में, और शेड्यूल ट्राइब 47 सीट्स रिजर्व है। इस लोकसभा में 120 के लगभग OBC के MP है, 251 टोटल निकलता है, 543 टोटल होता है, 251 SC ST OBC के MP हैं। लेकिन वहाँ पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। लोकसभा में भी वो धड़ाधड़ पास हो गया EWS, राज्यसभा में भी तो वो एक दिन में पास हो गया, प्रेसिडेंट SNDP मिल गया। तो ये जो चीज़ है, आप जिन लोगों को जिन लोगों को हम लोग चुन के भेज रहे हैं, उनका भी, जो हमारे ही लोग हैं, उनका भी मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो सही में हमारी आवाज़ वहाँ पे उठा रहे हैं या वो नहीं उठा रहे। इस पे भी बाबा साहब ने एक चीज़ बोली थी जो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शन कैंपेन स्पीच लुधियाना में 28 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस वॉल्यूम 17 में है, पेज नंबर 429 से लेके 437 पे। उन्होंने कहा था, इफ़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे समाज के अगर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो असली में हमारे समाज के हितैषी हैं, अगर वो इलेक्ट नहीं होंगे पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, तो वी कैन नॉट एंजॉय फ्रीडम। हम इस देश की आज़ादी को कभी महसूस ही नहीं, हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंस विल बी फार्स फॉर आवर पीपल, हमारे लिए एक नकली इंडिपेंडेंस होगी। दिस विल बी इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कास्ट पीपल एंड नॉट आवर्स। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने एक एग्जाम्पल भी दिया पेज, उस पर उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द पीपल हु आर इलेक्टेड, जो कांग्रेस पार्टी से इलेक्ट करके आए, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि 30 लोग इलेक्ट होके आए रिजर्व कैटेगरी के कांग्रेस पार्टी से, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ 30 रेज्ड एनी क्वेश्चन अबाउट ग्रीवेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के जो क्वेश्चन था, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उस पर एक भी MP ने, बाबा साहब के टाइम पे भी ये उन्होंने कहा है लुधियाना में 1951 में, मतलब तब से उन्होंने ये चीज़ देखी कि कैसे हमारे लोगों को हमारे खिलाफ एक तरीके से यूज़ करा जा रहा है। आप लोगों ने मेरे को आज यहाँ पे बुलाया और मेरे को आज यहाँ पे आप लोगों को बोलने का मौका दिया यहाँ पे, उसका मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु च खमीनो, सब्बे बदरानी पश्यंतु, माँ कशी दुख मानगमा। May all life forms be happy, may there be welfare for all, may all find path to their progress, may no one be unhappy। ये एक बुद्धिज़्म की प्रेयर मैंने देखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भीम, जय मूल निवासी, भारत, जय संविधान।